नमस्कार, स्वागत है आपका 18 स्वदेश पर। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टीज को लेकर हमारा खास शो स्वदेश स्मार्ट शहर। अगर आप भी दिल्ली या एनसीआर में घर खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो आज का शो आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह सुविधाओं के नाम पर आपको दोहरा नुकसान झेलना पड़ रहा है। हाल ही में एनारॉक ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसके मुताबिक आपके फ्लैट का सुपर बिल्डअप एरिया तो बढ़ रहा है, लेकिन कारपेट एरिया लगातार कम होता जा रहा है। सुपर बिल्डअप एरिया बढ़ने से घर के दाम आसमान पर पहुंच गए हैं, लेकिन कारपेट एरिया घटने से आपकी जमीन छोटी हो गई है। आखिर किस नियम के चलते ऐसा हो रहा है? क्या बिल्डर्स या डेवलपर की इसमें कोई जिम्मेदारी बनती है? रेरा क्या कर रहा है और इसका सारा बोझ अकेले होम बायर्स को उठाना पड़ेगा? आज इन्हीं सवालों की पड़ताल करेंगे। हमारे साथ होंगे दो बेहद खास मेहमान, एनारॉक के रीजनल डायरेक्टर एंड हेड रिसर्च एंड एडवाइजरी डॉक्टर प्रशांत ठाकुर और क्रेडाई एमसीएचआई के स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च हेड और सुविधा लाइफ स्पेस के मैनेजिंग पार्टनर डॉक्टर हर्षल सावला। साथ में होंगी रियल एस्टेट से जुड़ी इस हफ्ते की टॉप 10 खबरें। लेकिन सबसे पहले देखते हैं ये खास रिपोर्ट। दिल्ली हो या एनसीआर, मुंबई हो या एमएमआर या फिर कोई और महानगर, ये वो शहर हैं जहां नौकरी और घर का सपना आपने भी देखा होगा। नौकरी भले छोटी ही मिल जाए, लेकिन घर सबको बड़ा और आलीशान ही चाहिए। अब आपके बड़े घर के इसी सपने को भुना रहे हैं बड़े बड़े बिल्डर्स और डेवलपर्स, जो घर खरीदारों को लुभाने के लिए जिम, क्लब, हाउस, रूफटॉप गार्डन, ग्रैंड लॉबीज जैसी सुविधाएं देकर लुभा रहे हैं। घर खरीदार भी इन सुविधाओं के लिए जेब ढीली करने से गुरेज नहीं कर रहे। लेकिन क्या आप जानते हैं, इन सुविधाओं के नाम पर आपको दोहरा नुकसान उठाना पड़ रहा है। एनारॉक की एक रिपोर्ट की माने तो फ्लैट्स में लोडिंग फैक्टर का लोड लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे आपका सुपर बिल्डअप एरिया तो बढ़ रहा है, लेकिन कारपेट एरिया घटता जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक आप जिस फ्लैट का 100% पैसा चुका रहे हैं, उसमें से सिर्फ 60% एरिया में ही आप रह पा रहे हैं। बाकी 40% एरिया लिफ्ट, लॉबी, कॉरिडोर, क्लब हाउस और जिम में चला जा रहा है। दरअसल एमिनिटीज देने के नाम पर बिल्डर्स ने कारपेट एरिया घटाकर एवरेज लोडिंग को 40% तक पहुंचा दिया है, जिससे फ्लैट मालिकों को रहने के लिए जगह कम मिल पा रही है। साल दर साल घट रहे लोडिंग फैक्टर पर दिग्गज प्रॉपर्टी कंसल्टेंट एनारॉक ने रिपोर्ट निकाली है, जिसके मुताबिक पिछले 6 साल में लोडिंग फैक्टर 9% बढ़ा है। रिपोर्ट के मुताबिक 2019 में एवरेज लोडिंग फैक्टर 31% था, जो 2025 की पहली तिमाही में बढ़कर 40% पर पहुंच गया। एमएमआर में औसत लोडिंग सबसे ज्यादा 43% पर पहुंच गई है, जो 2019 में 33% थी। तो दिल्ली एनसीआर में औसत लोडिंग 31% से बढ़कर 41% पर पहुंच गई। बेंगलुरु में 41%, पुणे में 40%, हैदराबाद में 38% और कोलकाता में 39% हो गई है, जबकि चेन्नई में लोडिंग फैक्टर सबसे कम 36% है। आदर्श लोडिंग फैक्टर की बात करें तो किसी भी अपार्टमेंट में ये 30% से कम होना चाहिए। अगर लोडिंग फैक्टर इससे ज्यादा है तो साफ है कि आप घर के लिए पैसे तो बिल्टअप एरिया के हिसाब से दे रहे हैं, लेकिन आपका कारपेट एरिया कम है, जिससे ज्यादा पैसे देने के बावजूद आपको घर छोटा मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ET स्वदेश। तो बात साफ है, आप पैसे दे रहे हैं ज्यादा एरिया के, लेकिन जब आप रहने जा रहे हैं या फिर जब आप पोजीशन ले रहे हैं तो फिर आपको लगता है कि नहीं, ठगे से गए हैं। लोग चीटेड फील करते हैं और ये लोडिंग एरिया का जो लोड है वो लोगों के ऊपर बढ़ता जा रहा है। तो जरा इस मुद्दे पर चर्चा करते हैं, समझते हैं कि कानून क्या कहता है, होम बायर्स के इसमें अधिकार क्या है, ये हो क्यों रहा है और क्या इसका कोई तरीका है जिसके जरिए हम सामने बिल्टअप एरिया ना दिखाएं बल्कि कारपेट एरिया दिखाकर ही फ्लैट्स बिल्डर बेचे और ग्राहकों को बिल्कुल मन में साफ तस्वीर हो कि मुझे कितना बड़ा घर मिलने जा रहा है। प्रशांत ठाकुर हमारे साथ हैं, रीजनल डायरेक्टर एंड हेड रिसर्च एंड एडवाइजरी एनारॉक के, और हर्षल सावला हैं हमारे साथ क्रेडाई एमसीएचआई के। हर्षल जी और प्रशांत जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है 18 स्वदेश पर। प्रशांत जी, सबसे पहले आपके पास आएंगे।
अब ये देखिए बड़ी आम प्रॉब्लम है आजकल की, क्योंकि मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है कि घर देख आप किसी ने बताया कि नहीं 1000 स्क्वायर फीट का घर है, लेकिन जब रहने पहुंचे तो पता चला कि लिवेबल स्पेस तो 400 स्क्वायर फीट निकलता है। तो जरा बताएं कि आपने जो स्टडी की है ये कारपेट एरिया को लेकर, उसमें आपको क्या फाइंडिंग मिले हैं, और ये बताइए कि इसके पीछे की वजह क्या है। एमिनिटीज के नाम पर ये लगातार कारपेट एरिया घटता जा रहा है, लेकिन कितनी बड़ी मुसीबत बन रही है ये। देखिए, मेरे ख्याल से ये कोई नेगेटिव बात नहीं है। आज के डेट में एक घर का डेफिनेशन बदल गया है, खास करके कोविड के बाद। कोविड के बाद जहां लोगों को एक वेल फंक्शनल होम चाहिए, उसके अलावा उनको एक एक बहुत ही अच्छा अपार्टमेंट और लिविंग एरिया चाहिए, जहां पे आपको काफी आउटडोर एक्टिविटीज के लिए सुविधाएं हो। जिम होना चाहिए, बच्चों के खेलने के लिए प्ले एरिया होना चाहिए, थोड़ा स्पेशियस लॉबी होना चाहिए। ये सब एक एक यूएसपी रहता है, और बायर्स मेरे ख्याल से इस चीज को प्रेफर भी कर रहे हैं। दिक्कत तब आती है जब एक बायर अनजान रहता है इन चीजों से। उसे लगता है कि उसने अगर 1200 स्क्वायर फीट का घर खरीदा है और उसको अगर सही जानकारी नहीं है कि ये कारपेट एरिया पे उसको बेचा जा रहा है या सुपर बिल्टअप एरिया पे। पहली बात तो बहुत सारे बायर्स को इन तीन टर्म्स में ज्यादा समझ है नहीं कि कारपेट एरिया किसे बोलते हैं, बिल्टअप एरिया किसे बोलते हैं, सुपर बिल्टअप एरिया किसे बोलते हैं। तो ये जानकारी देना मेरे ख्याल से हमारी जिम्मेवारी बनती है। पर ये मैं कहूंगा कि नहीं, अगर लोडिंग बढ़ रहा है तो डेवलपर बायर्स को चीट कर रहे हैं, वो मैं ये ऐसा नहीं कहना चाहूंगा। क्योंकि डेवलपर्स भी आज के डिमांड के हिसाब से घर बना रहे हैं। घर भले थोड़ा छोटा हो, लेकिन लोगों का अगर प्रेफरेंस है कि मुझे एमिनिटीज काफी चाहिए, तो उसी हिसाब से मकान बन रहे हैं। दिक्कत तब आती है जब उनको बायर्स को सही जानकारी न दी जाए। हालांकि रेरा ने स्पष्ट किया है कि अगर आप प्राइस कोट कर रहे हैं तो वो कारपेट एरिया पे होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से अगर बायर्स एक इन्फॉर्म डिसीजन ले तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, मेरे ख्याल से एक एक गाइडलाइन ये भी होनी चाहिए कि एक स्टैंडर्ड लोडिंग क्या होनी चाहिए। हालांकि उसके अराउंड रेरा ने कुछ नियम तय नहीं किए हैं, पर मेरे ख्याल से 40 थोड़ा ज्यादा हो गया है। और इसके कारण यही हुआ है कि आप देखेंगे बहुत सारे बड़े प्रोजेक्ट में आज के डेट में क्लब हाउस के साइजेस बढ़ गए हैं, एक के बजाय 2 स्विमिंग पूल्स आ रहे हैं, ओपन एरिया काफी दिए जा रहे हैं। तो प्रोज एंड कॉन्स दोनों हैं, पर हम ये अपने रिसर्च के माध्यम से ये हाईलाइट करना चाहते हैं कि बायर्स एक इन्फॉर्म डिसीजन लें। और बढ़ता हुआ लोडिंग जरूरी नहीं है कि कुछ नुकसान हो। आप देखिए, वो अगर आपको सुपर बिल्टअप एरिया में क्या लोड हो रहा है, उसके ऊपर आपको ब्रेकअप मिलना चाहिए। ठीक है, ठीक है प्रशांत जी। देखिए एमिनिटीज तो बढ़ रही हैं, लेकिन कई बार होता क्या है ना कि अंदाजा नहीं लग पाता है कि मतलब जब बिल्डिंग बन के एक्चुअल जब तैयार हो जाएगी तो जो लिवेबल स्पेस होगा फिर वो कितना होगा। हर्षल जी, आपसे ये जानना चाहेंगे इस चीज को लेकर रेरा का नियम क्या कहता है, और दूसरी चीज, क्या सेल डीड में ये मेंशन होता है कि फ्लैट का कारपेट एरिया कितना रहने वाला है। जहां तक रेरा की बात है, नियम स्पष्ट है कि जो भी सेल होना चाहिए वो कारपेट पे ही होना चाहिए, और सेल डीड में भी कारपेट ही लिखा जाना चाहिए। जो एक मॉडल सेल एग्रीमेंट हम बोलते हैं उसके अंतर्गत भी कारपेट ही लिखना चाहिए। बट थोड़ा मैं डाइग्रेस करूंगा। ये जो लोडिंग फैक्टर की बात चल रही है, सबसे पहले 3 प्रकार की बिल्डिंगें रहती है। एक जिसे हम हाई राइज बिल्डिंग कहते हैं, जो अधिकतर मुंबई और पुणे वगैरह शहरों में देखी जाती है, जो 100 मीटर से ऊंची बिल्डिंग रहती है। दूसरी बिल्डिंग रहती है जिसे हम लेआउट ओरिएंटेड डेवलपमेंट कहते हैं, जिसमें बहुत सारी एमिनिटीज रहती है। ये 2 एकड़, 3 एकड़, 4 एकड़ के प्रोजेक्ट्स रहते हैं, जिसमें मल्टीपल डेवलपमेंट होता है। और तीसरी जो कहते हैं हम स्टैंड अलोन इंडिपेंडेंट बिल्डिंग, लो राइज बनती है, 70 मीटर या 32 मीटर की बिल्डिंग बनती है। अब ये तीनों बिल्डिंग में आपको जो फर्क है कारपेट एरिया और कंस्ट्रक्शन एरिया का, वो आपको अलग मिलेगा। लोडिंग क्या है, एक फैक्टर है बिटवीन कंस्ट्रक्शन एरिया एंड कारपेट एरिया। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट समझ की बात यह है कि जब आप हाई राइज बिल्डिंग बनाते हो तो नेशनल बिल्डिंग कोड है, लोकल अथॉरिटीज है जैसे बीएमसी, इनके रूल्स रेगुलेशंस है, जिसके वजह से आपको सर्टेन मैंडेटरी
कॉमन एरियाज बनाने पड़ते, इट्स कंपलसरी, नहीं तो वो अप्रूव ही नहीं हो सकते। फॉर एग्जांपल, आपको एक एक्स्ट्रा फायर लिफ्ट देनी पड़ेगी, आपको 2 मीटर के दो स्टेयरकेस देने पड़ेंगे। तो ये सब नॉर्म्स की वजह से आपका कंस्ट्रक्शन एरिया बाय डिफॉल्ट बढ़ जाता है। यहाँ पे किसी डेवलपर की कोई चॉइस नहीं रहती, ये एज पर नेशनल बिल्डिंग कोड है। दूसरी बात है, जब आप लेआउट में जाते हैं, जैसे प्रशांत जी ने आपको एक्सप्लेन किया, वो बाय डिफॉल्ट इट्स अ चॉइस। अगर आपको कोई बाहर क्लब हाउस नहीं चाहिए, आपके घर के अंदर ही आपकी लेआउट के अंदर ही आपको सब एमिनिटीज चाहिए, तो इट्स अ चॉइस, इन्फॉर्म चॉइस आप ले सकते हैं। और तीसरी चीज है, अगर आपको लोडिंग फैक्टर नहीं चाहिए तो आप स्टैंड अलोन इंडिपेंडेंट बिल्डिंग में जाइए, जिसके अंतर्गत आपका जो कंस्ट्रक्शन एरिया और कारपेट एरिया उसमें ज्यादा फर्क नहीं रहता। और अगर लो राइज रहेंगे तो जैसे चेन्नई जैसे शहर है, वहां ज्यादा हाई राइज बनती नहीं है, तो आपको सबसे एफिशिएंट बिल्डिंग दिखेगी। तो ये 3 बिल्डिंग्स प्रकार की जो है समझना जरूरी है। और लास्ट टिप में जो कस्टमर को देना चाहूंगा, कोई भी बिल्डिंग में आप खरीदो, चाहे हाई राइज हो, लो राइज हो, स्टैंड लोन हो या लेआउट हो, आप अल्टीमेटली आपका कंपैरिजन कारपेट एरिया पे ही कीजिए, ताकि आपको एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन मिलेगा और आपको समझेगा कि एग्जैक्टली आप पर स्क्वायर फुट ऑन कारपेट कितना पे कर रहे हैं। हर्षल जी, सवाल ये है कि आपने बता तो दिया कि 3 तरह की बिल्डिंग्स बन रही हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि ज़्यादातर जो बिल्डिंगें बन रही हैं वो फिर इसी मॉडल बन रही है, इंटीग्रेटेड हाउसिंग सोसाइटीज़ बन रही हैं। तो मान लीजिए ऐसे लोग, मान लीजिए मुझे कोई अम्यूनिटीज़ यूज़ नहीं करनी है, मुझे स्विमिंग पूल यूज़ नहीं करना, मुझे मान लीजिए जिम यूज़ नहीं करना, तो ऐसे में तो ऑप्शंस काफ़ी कम हो जा रहे हैं। वो ऑप्शंस तो दिल्ली एनसीआर में हार्डली दिखेंगे। फिर ऐसे लोग क्या करें? उनके लिए फिर विकल्प क्या बचेगा? तो नॉर्मल केस में मुंबई जिस शहर से मैं हूँ, वहां पे हमारे पास ऑलमोस्ट 60-70% स्टैंड लोन इंडिपेंडेंट का ऑप्शन रहता है, 30% ही बड़े स्कीम्स है। जो शहरों में बड़े स्कीम्स ही डेवलप हो रहे हैं, तो उन्हें एक पॉजिटिवली देखा जा सकता है कि व्हाट यू आर पेइंग फॉर इज नॉट जस्ट द होम। आप सिर्फ घर के लिए पेमेंट नहीं कर रहे। जो जैसे हम एक क्लब में मेंबरशिप लेते हैं, या जैसे हम अलग अलग तरीके से अलग अलग चीजों के लिए मेंबरशिप लेते हैं, तो वो सभी हमें एक लेआउट के अंदर मिलते हैं। मेरे हिसाब से अगर ये ट्रेंड रहेगा होम बायर का, जिनको पसंद नहीं है, जिसे हम नो फ्रिल्स प्रोजेक्ट कहते हैं, कि जिसमें मुझे अम्यूनिटीज नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ अच्छा सा लेआउट और एक मकान चाहिए और सिंपल अम्यूनिटीज चाहिए, तो वैसे भी प्रोडक्ट्स डेवलप किया जाएगा। अल्टीमेट कस्टमर इज द किंग। जो कस्टमर चाहेगा वैसा ही प्रोडक्ट बनेगा। प्रशांत जी, ठीक है, नियम देखिए, कानून तो अपनी जगह पर है, और ये बात सच है कि हाँ, रेरा ने चलिए कह दिया है कि आप कारपेट एरिया पर ही घर बेचें, उसकी सीएलडी वगैरह बनाएं, लेकिन ऐसा नहीं कि आपको लगता है कि हर जगह फॉलो हो पा रहा है? क्योंकि दिल्ली एनसीआर में तो मैं नहीं देख रहा हूं कि नहीं इस चीज का पूरी तरह से पालन हो रहा है। मे भी हो सकता है कि जो नई हाउसिंग सोसाइटीज आ रही है उसमें पालन हो रहा हो, लेकिन जो लोग रीसेल मान लीजिए मकान खरीदते हैं, क्या उनके लिए भी ये सुविधा है? उनको भी ये क्लैरिटी मिल रही है? ये पहली बात मैं ये क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि रेरा का सबसे अच्छा इम्प्लीमेंटेशन महाराष्ट्र में हुआ। महारेरा काफी, मैं बोलूंगा, प्रोग्रेसिव रहा इस मामले में, और वहां पे अमूमन आपको देखने को मिलेगा कि ज्यादातर नियम का फॉलो हो रहा है। प्रॉब्लम दूसरे स्टेट्स में आ रही है जहां पे ये अनइवन रूप से फॉलो हो रहा है। तो एक यूनिफॉर्म इम्प्लीमेंटेशन की जरूरत है, और ताकि एक बायर पहली बात वो समझ पाए वो किस नेट यूजेबल एरिया के लिए पे कर रहा है, तो क्या प्राइस पड़ रहा है। कभी कभी होता क्या है कि आपको अगर प्राइस सुपर बिल्टअप एरिया पे बताया जाए तो शायद प्राइस उतना आपको ज्यादा लगे नहीं, वही अगर आपने पूछ दिया कारपेट एरिया पे अगर डेवलपर को बताना पड़े तो शायद ज्यादा लगता है। तो ये हो सकता है कि बायर को पहले नेगोशिएशन टेबल तक आने का एक रास्ता मिले, ताकि डेवलपर उसको समझा सके कि भाई आप जो प्राइस दे रहे हो, पे कर रहे हो कारपेट एरिया के ऊपर, उसके अलावा आपको और क्या बेनिफिट मिल रही है। ये आपको एक साधारण होर्डिंग या एडवर्टीजमेंट में आप नहीं बता सकते हो, क्योंकि रियल एस्टेट एक ट्रांजैक्शन एक बहुत ही पर्सनलाइज ट्रांजैक्शन होता है। और मेरे ख्याल से एक सेलर को या मार्केटिंग वाले बंदे को बैठकर बायर को समझाने का मौका मिलता है वंस ही इज ऑन द डिस्कशन टेबल। तो ये एक बात है जिसकी वजह से काफी आप देखेंगे एडवर्टीजमेंट जो होती है वो कारपेट एरिया पे नहीं करते हैं वो, हालांकि जब उनको सेल्स एग्रीमेंट वगैरह करना रहता है वो कारपेट एरिया पे होता है। दूसरी बात यही जो आपने पूछा रीसेल में, देखिए रीसेल में 2 इंडिविजुअल के बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है, उसमें रेरा बीच में नहीं आता है।
तो मेरे ख्याल से वहां पे इस तरह के नियम कानून जहां पे रेरा के दायरे के बाहर है वो मुश्किल है। और तीसरी बात देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि जब आप एक मकान खरीदते हैं और आप आज के रियल एस्टेट में देखेंगे, जो हमने तेजी देखी है, जो रियल एस्टेट का जो हमने अभी ग्रोथ पैटर्न देखा है, उसमें अपर सेगमेंट और लग्जरी सेगमेंट का काफी बड़ा योगदान रहा है। अनफॉर्चुनेटली इस ग्रोथ में अफोर्डेबल सेगमेंट कहीं पीछे रह गया है, और ये इसी तबके के बायर है जहां पे जो काफी प्राइस सेंसिटिव होते हैं और जिनको एक एक बड़ा मकान चाहिए, उनको एमिनिटीज से मतलब ज्यादा नहीं रहती। तो मेरे ख्याल से इट इज हाई टाइम कि एक एक नो फ्रिल प्रोजेक्ट, एक रियल मायने में अफोर्डेबल प्रोजेक्ट के ऊपर ध्यान देना चाहिए। और जो अपर सेगमेंट के बायर्स है, मेरे ख्याल से वो मकान के साथ साथ एमिनिटीज, स्पेसिफिकेशन, जेंट्री क्या है, उसके लिए भी एक प्रीमियम पे करने को तैयार रहते हैं। तो मेरे ख्याल से इंडियन रियल एस्टेट में अब वो समय आ गया है जहां पे हम अलग अलग सेगमेंट के प्रोडक्ट्स बनाएं। और क्योंकि देखिए, हमारा जो बायर सेगमेंट है 140 करोड़ की आबादी को अगर आप देखें, नॉट एवरीबडी इज इन अपर सेगमेंट। तो मेरे ख्याल से 2-3 अलग अलग कैटेगरी ऑफ प्रोजेक्ट्स आने चाहिए, जिसमें गवर्नमेंट की भी काफी सहयोग की जरूरत है। नहीं, बिल्कुल आपने सही बात कही सर। सबके प्रेफरेंसेस अलग हैं, और मान लीजिए सारी बिल्डिंग अगर एक ही मॉडल पर बनने लगे फिर तो बड़ी दिक्कत होगी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बुजुर्ग हैं, या फिर जो बच्चे हैं, या फिर जो वर्किंग प्रोफेशनल हैं, जो 12-12 घंटे जो दफ्तर में गुजार रहे हैं, वो अमेनिटीज का क्या करेंगे। हार्डली कभी होता है कि बहुत सारे ऐसे लोगों को मैं जानता हूं जिन्होंने घर तो लिया, वहां अमेनिटीज हैं, लेकिन हो सकता है कि साल भर में 2 बार गए हों। ये एक प्रॉब्लम है। दूसरी चीज, हर्षल जी आपसे एक इस पर जवाब चाहिए कि मान लीजिए अमेनिटीज दे रहे हैं बिल्डर, कि उसमें सामने की और शॉप्स भी निकल गई, लॉबी एरिया बड़ी कर दी, पार्क बड़ा निकाल दिया, जिम, सारी चीज़ें हो गई। अल्टीमेटली पैसे तो वसूले जा रहे हैं बायर से, लेकिन प्रीमियम चार्ज कर रहा है उसका बिल्डर। अब क्या इसको लेकर भी थोड़ा सा विचार किए जाने की ज़रूरत है? आप एक इंडस्ट्री बॉडी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्या थोड़े संवेदनशीलता होने की ज़रूरत है ताकि आम लोग भी अफोर्डेबल तरीके से भी इन एमिनिटीज़ का फ़ायदा उठा सकें? आई थिंक रियल एस्टेट जो सेक्टर है ना, वो काफी डिमांड ड्रिवन है। पहले वो सप्लाई ड्रिवन हुआ करता था कि जो सप्लाई आता था उसको ऑब्जॉर्ब किया जाता था, बट आई थिंक ओवर द टाइम मार्केट मैच्योर हो गया है, और जिधर भी डेवलपर को दिखता है डिमांड है, जिस सेगमेंट में वो कॉन्फिडेंस है उसको कि वैसा प्रोडक्ट बनेगा, वैसी चीजें बनेगी और वो बिकेगी, तो वो वैसे प्रोजेक्ट डालता है। रही बात दूसरी आपकी कि जो कस्टमर से वन टाइम कॉस्ट लिया जाता है जब कोई भी सेल होता है, तो तभी अगर उसको जो भी प्रीमियम देना पड़ता है वो एक वन टाइम कॉस्ट है उस प्रोडक्ट को अक्वायर करने का। बट उस प्रोडक्ट की आप नॉर्मली अगर एक रिसर्च देखेंगे, एनालिसिस देखेंगे कि जो प्रोडक्ट में इम्यूनिटीज अच्छी है, जो सोसाइटी वेल मेंटेन्ड है, जिसमें ओपन स्पेसेस ज्यादा है, उसका रेंटल बहुत ज्यादा रहता है। तो जो इन्वेस्टर्स है या जो खुद नहीं रह रहे, उनको एक हायर यील्ड मिलती है। जो लोग रह रहे और उनको जब भी रीसेल करना है, तो कभी भी रीसेल में वो सोसाइटीज जो बेटर मेंटेन्ड है, जिसकी अम्यूनिटीज ज्यादा है, उनको रीसेल वैल्यू भी मार्केट से ज्यादा मिलती है। तो ये एक प्रकार की इन्वेस्टमेंट है जो शुरू में आप एक हायर प्राइस पे करते हो, बट अल्टीमेटली वो आपको बेनिफिट ही दे जाता है लॉन्ग टर्म में। ठीक है, चलिए, पॉइंट टेकन सर, बट उम्मीद करेंगे कि बिल्डर्स थोड़ा अफोर्डेबिलिटी का ध्यान दें। बहुत सारी जनता ऐसी है कि जिसको अम्यूनिटीज़ चाहिए। ग्रोइंग इंडिया है, लोगों के एस्पिरेशंस बड़े हैं, लेकिन अभी शायद बहुत प्रीमियम चीज़ें लोग अफोर्ड करने में थोड़ी उनको दिक्कतें आ रही हैं। लेकिन ये है कि हाँ, रेरा का इम्प्लीमेंटेशन भी सही से हो, और सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं हो, बाकी जगहों पर भी हो, हम ये उम्मीद करके चलेंगे। बहुत शुक्रिया प्रशांत जी और हर्षल जी आज समय देने के लिए और हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। फिलहाल स्वदेश स्मार्ट शहर में एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो रियल एस्टेट की 10 बड़ी खबरें आपके सामने लेकर आएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। 10 मिनट में आपका खाना डिलीवर